नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमने यहाँ पर अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के 3 चैप्टर लगभग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। हमने यहाँ पर पहला चैप्टर दो बैलों की कथा और दूसरा चैप्टर लहसा की ओट और तीसरा चैप्टर उपभोक्तावाद हमारा कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट सेशन में हमने तीनों चैप्टर से संबंधित जो हमारे यहाँ पर प्रश्नोत्तर है उनको भी अच्छे से यहाँ पर कर लिया था। और आप लोगों से कहा था कि कोई भी डाउट इसमें होगा तो आप नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करेंगे। तो अब हम यहाँ पर आज अपने व्याकरण का पहला चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और वैसे उसके बाद हम यहाँ पर शुरू करेंगे अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के ही काव्य खंड का पहला चैप्टर, लेकिन व्याकरण की भी शुरुआत यहाँ पर करनी है। तो आज हम व्याकरण का पहला पार्ट यहाँ पर लेंगे जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। यानी कि यहाँ पर आप पहले पार्ट में आप जहाँ सबसे पहले सीखते हैं जो चीज वो होती है आपकी भाषा, लिपि और व्याकरण। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर भाषा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लिपि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो भाषा, लिपि और व्याकरण। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो भाषा आपकी होती है, यहाँ पर भाषा के बारे में जो आपको यहाँ पर बताया जाता है, ये हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम भाषा की बात करते हैं। देखिए इससे पहले हमने अपना चैप्टर तो पढ़ लिया, लेकिन व्याकरण जब हम पढ़ते हैं तो व्याकरण क्या होता है, व्याकरण को जानने से पहले हम भाषा की बात करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम जानेंगे भी तो उसका भी माध्यम तो भाषा ही होगा ना। तो भाषा होती क्या है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा है विचारों के आदान प्रदान का साधन। यानी कि आप सभी को पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि हम समाज में रहते हैं। और जब हम समाज में रहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा एक मेन जो हमारा उद्देश्य होता है वो होता है हमारा परिवार। यानी कि सबसे पहले हम अपने परिवार में रहते हैं, उसके बाद हम अपने आस पड़ोस से मिलते हैं, उसके बाद हम अपने एक तरह से रिलेटिव से मिलते हैं, उसके बाद हम अपने समाज में जो लोग हैं उनसे मिलते हैं, अपने जो जहाँ पर हमारा कार्यस्थल है वहां पर हम मिलते हैं। यानी कि जैसे आपका विद्यालय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको हर जगह, आपको बाजार भी जाना है, मार्केट भी जाना है, वहां पर लोगों से डील करनी है, आपको समाज में रहना है, किसी फंक्शन में जाना है, आपको रिश्तेदारी में जाना है, आपको आस पड़ोस के लोगों से बात करनी है, आपको विद्यालय में जाना है। तो एक तरह से शुरुआत होती है परिवार से। कहाँ से होती है शुरुआत? परिवार से। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले जब मनुष्य अपनी बात को रखता है, अपनी बात को कहता है, अपने किसी भी मन में आए हुए भाव को जो कहता है, उसका एक माध्यम क्या होती है? वो होती है भाषा। यानी कि जो भाषा है वो क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। विचारों के आदान प्रदान का साधन। भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का साधन। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं? विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने कहा ये है भाषा। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वो क्या करता है? वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। अब देखिए भाषा के भी प्रकार होते हैं, यानी कि अलग अलग तरह से भाषा के मुख्य रूप, ठीक है। अलग अलग तरह से हम क्या करते हैं? अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे से कहते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे की समझते हैं। तो उसका मुख्य साधन क्या होता है? भाषा होती है। तो इसके दो मुख्य रूप होते हैं। एक होता है आपका
मौखिक भाषा, ठीक है ना, और एक होता है आपका लिखित भाषा। एक होती है आपका मौखिक भाषा और एक होती है आपका लिखित भाषा, ठीक है ना। हमने कहा कि मनुष्य जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसका साधन जो है वो भाषा है, और जो भाषा जो वो प्रयोग करता है तो वो अलग अलग तरह की प्रयोग करता है कि कई बार हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं और कई बार हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हम मौखिक भाषा के बारे में जाने तो मौखिक भाषा जो है वो सबसे प्राचीनतम रूप है भाषा का। एक तरह से देखा जाए तो जब मनुष्य को अक्षर ज्ञान नहीं था, मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, मनुष्य को कोई भी एक तरह से चित्र या किसी भी तरह से उसको लिखना, अपने भावों को लिखकर व्यक्त करना नहीं आता था, कोई भी अक्षर ज्ञान नहीं था कि क्या किस अक्षर को कैसे लिखा जाता है, किस अक्षर को क्या कहा जाता है, और वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। उस टाइम पर भी वो जिस तरह से अपने विचारों का आदान प्रदान करता था उसकी भाषा थी मौखिक भाषा। उसकी भाषा क्या थी? मौखिक भाषा, यानी कि वो अलग अलग तरह से अपने अलग अलग साउंड से अलग अलग तरह की आवाजें निकालकर, आपने देखा होगा कि आज के टाइम में भी जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, कोई भी एनिमल होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी भी अपनी एक अलग भाषा होती है, वो भी अपनी एक अलग भाषा में बात करते हैं, वो भी अपनी एक अलग भाषा में अपने भावों को रखते हैं, अपने विचारों को रखते हैं। तो लेकिन उसका कोई लिखित रूप नहीं है। लेकिन जब मनुष्य को अक्षर ज्ञान नहीं था तो उस टाइम पे मनुष्य भी इसी तरह से कुछ स्वर जो निकालता होगा, जो अलग अलग तरह से जिस तरह से वो बात करता होगा, तो उसको क्या कहा जाता था? मौखिक भाषा, यानी कि जब वो बोल कर व्यक्त करता है। देखिए आजकल भी हम बहुत मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि ज्यादातर हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं जब हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जब हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं, जब हम एक तरह से किसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं, या जैसे अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको ज्यादातर चीजें जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ, बोलकर आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। और आपने देखा होगा कि इसके और भी एग्जाम्पल, जैसे न्यूज चैनल्स में क्या होता है कि उनके सामने जो है न्यूज होती है, या फिर वो क्या करते हैं, उस न्यूज को पढ़कर आप लोगों को सुनाते हैं। रेडियो, आपने देखा होगा रेडियो में क्या होता है, कोई भी आपको चीज दिखाई नहीं जाती, कोई भी चीजें आपको एक तरह से बिल्कुल इस तरह से कुछ भी नहीं दिखाया जाता, केवल आपको बोलकर चीजों को व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, सब भाषा का मौखिक माध्यम है, यानी कि मौखिक रूप से जहां पर बातों विचारों को व्यक्त किया जा रहा है उसको मौखिक भाषा कहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है मौखिक भाषा। उसके बाद आता है लिखित भाषा, ठीक है। आप यहाँ पर एक लाइन में लिख सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो उसको हम कहते हैं लिखित भाषा, ठीक है। अब आता है मौखिक भाषा, बोलकर व्यक्त करता है तो हम उसको कहते हैं मौखिक भाषा। और दूसरा आप जब यहाँ पर लिखेंगे कि एक लाइन में अगर लिखेंगे कि जब व्यक्ति जो है अपने विचारों को, अपने भावों को पढ़कर या लिखकर व्यक्त करता है तो उसको हम कहते हैं लिखित भाषा। जैसे आपकी पाठ्य पुस्तिका है, आपकी पाठ्य पुस्तिका में आप जो भी चीजें पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, लिखकर लिखकर या उसको पढ़कर आप जो है उसको समझते हैं किसी भी बात को। न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, जो सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है वो क्या है, भाषा का लिखित माध्यम है, यानी कि आपको न्यूज़पेपर पढ़कर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें जो है पता चलती है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, भाषा का लिखित माध्यम है। तो ये दो चीजें सबसे मेन है पहले चैप्टर में जहां पर हम भाषा के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा क्या है, विचारों के आदान प्रदान का साधन है, यानी कि मनुष्य जब भी अपने विचारों, अपने भावों को व्यक्त करना चाहता है तो वो कैसे करता है, भाषा के माध्यम से करता है। और भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब मनुष्य अपने विचारों को मुंह से बोलकर व्यक्त करता है तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं, और जब मनुष्य उन्हीं चीजों को लिखकर व्यक्त करता है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर ये दो चीजें तो बता दी, उसके बाद आता है कि जो हमारी भाषा होती है,
ठीक है। जो भारतीय भाषाएं हैं, हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। भारत की भाषाओं के बारे में अगर हम जाने तो हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है और इतनी भाषाएं बोली जाती है कि यहाँ पर 22 भाषाओं को तो मान्यता दी गई है, यानी कि 22 जो भाषाएं हैं हमारी, ठीक है ना, 22 भाषाएं जो है हमारी, इनको मान्यता प्राप्त है और इन 22 भाषाओं को में जो है लोग अपना जो है साहित्य लिखते हैं, ठीक है ना, यानी कि इनको लिखा जा सकता है, इनको पढ़ा जा सकता है। तो ये 22 भाषाएं जिसमें आपकी बहुत सारी अलग अलग जो भाषाएं हैं, जैसे आपका गुजराती हो गई, कश्मीरी हो गई, कन्नड़ हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये भाषाएं जो है, इनमें भारत में इतनी सारी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और उसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं जो है यहाँ पर बोली जाती हैं और लिखी पढ़ी जाती हैं और समझी जाती है। अब देखिए, हमने ये तो बता दिया कि इनमें साहित्य लिखा जाता है। अब साहित्य लिखा कैसे जाता है, ठीक है, उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, लिपि का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हमने कहा कि इतनी भाषाओं में जो है साहित्य लिखा जाता है, इतनी भाषाएं जो होती हैं हमारी, उनको मान्यता प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर हम उसको लिखते कैसे हैं, हम जब भाषाओं को लिखने के लिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, कुछ विशेष तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है किसी भी भाषा को लिखने के लिए और उसे ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि प्रत्येक भाषा को, इसको आप लिख सकते हैं, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए निर्धारित यानी कि जो चिन्ह जो है फिक्स किए गए हैं, ठीक है ना। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को, या इनको आप ध्वनि चिन्ह भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ध्वनि चिन्ह क्यों कहेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो ध्वनियां निकल रही हैं उन ध्वनियों को ही आप लिखित रूप पे जब लिखते हैं, ठीक है ना। निर्धारित चिन्हों को लिपि एक लाइन में, ठीक है। ये आपको मैंने बताया कि लिपि किसे कहते हैं, ये एक लाइन में आपने याद रखना है कि जब हम भाषा को लिख रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ विशेष तरह के जो है ध्वनि चिन्ह जो है निर्धारित किए जाते हैं और उन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। उन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि भारत जो है यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, ठीक है, संस्कृत, ठीक है, नेपाली और पंजाबी, अंग्रेजी, उसके बाद बंगाली, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती है। तो जैसे मैंने कहा हिंदी, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देव नागरी। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, देव
नागरी। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। बंगाली भाषा की लिपि क्या है? ठीक है। इसी तरह से उर्दू, इसकी लिपि क्या है? फारसी। ठीक है। तो इतने सारे अलग अलग जो भाषाएं हैं, यानी कि जितनी भी भाषाएं हैं, क्योंकि हमने कहा सबको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं। ठीक है ना? जो भी भाषा होती है उसको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं, और उन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। उन्हीं ध्वनि चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती है, तो फिर भी कुछ ही भाषाएं यहाँ पर मैंने लिखी है। जैसे मैंने कहा हिंदी बोली जाती है मुख्य रूप से, जिसको अभी हम आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है ना? तो उसकी जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। इसी तरह से संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। इसी तरह से पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, और अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, और बंगाली भाषा की लिपि क्या है? बांग्ला। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी। तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं के अलग अलग चिन्ह होते हैं, ध्वनि चिन्ह होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और उसमें साहित्य लिखा जा सकता है। ठीक है ना? उसमें क्या होता है? साहित्य लिखा जा सकता है, यानी कि कुछ भी आप उसमें लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, या कोई भी बाकी चीज लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा भाषा के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा लिपि के बारे में। और अब जो हम यहाँ पर मेन चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है व्याकरण। तो देखिए, जो सबसे मेन चीज आती है वो है आपका व्याकरण। तो व्याकरण होता क्या है? ठीक है। व्याकरण होता क्या है, आप यहाँ पर व्याकरण ही पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि आज हमारा जो सेशन की शुरुआत हुई है व्याकरण की, यानी कि फर्स्ट जो आपका सेशन आज का है ये व्याकरण का है। इसके बाद कुछ सेशंस में और लूंगी यहाँ पर व्याकरण के, उसके बाद हम अपने काव्य खंड से संबंधित चैप्टरों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हमने कहा व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, और उसके बाद ही हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए व्याकरण क्या है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो इसमें हम बहुत सारे नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे नियम पढ़ते हैं। यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है जो आपको भाषा के शुद्ध रूप को लिखने एवं प्रयोग का ज्ञान कराता है। यानी कि आप भाषा को के शुद्ध रूप में किस तरह से उसको प्रयोग करते हैं उसका ज्ञान कराता है। पूरे व्याकरण में आपको यही सिखाया जाता है, चाहे वो अंग्रेजी का व्याकरण हो, चाहे वो हिंदी का व्याकरण हो, कि आप किस तरह से अपनी भाषा को सुधार सकते हैं, कैसे आप उच्चारण करेंगे, कैसे आप शुद्ध रूप में लिखेंगे, कैसे आपने देखा होगा तभी सारी चीजें, जैसे अशुद्धि संशोधन, ठीक है ना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ते हैं। क्यों? ताकि आप जो है भाषा को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या कहा जाता है, ये सारी चीजें जान सके। तो इसीलिए हम कहेंगे परिभाषा एक लाइन में लिखेंगे, व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा के
शुद्ध रूप एवं प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के यानी कि भाषा के शुद्ध रूप एवं प्रयोग का ज्ञान कराता है, यानी कि जिसमें हमें पता चलता है कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है और इसको कैसे प्रयोग करना है। ठीक है, इसे हम कहते हैं व्याकरण। अब देखिए, जो व्याकरण है मुख्य रूप से इसके 3 अंग होते हैं। व्याकरण के अंग या भाग कह सकते हैं, पार्ट्स कह सकते हैं कि आप इन 3 रूपों में व्याकरण को पढ़ते हैं, यानी कि पूरी की पूरी व्याकरण आप इन 3 रूपों में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो हम व्याकरण पढ़ रहे हैं ना, व्याकरण के बारे में जो हम जान रहे हैं, इसमें आपको आधे से ज्यादा नॉलेज हो जाएगी पूरे के पूरे व्याकरण की। ये चीजें मैं आपको 8th क्लास में भी बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। अभी फिर से आपको बहुत अच्छा मौका मिला है शुरुआत से लेकर पढ़ने का। यहाँ पर आपको शुरुआत से लेकर जो कुछ आपके व्याकरण में है, यानी कि जितनी सारी चीजें आपके व्याकरण में है, वो सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो सबसे पहले व्याकरण के अंगों में सबसे पहला आपका भाग है वर्ण विचार। उसके बाद अगला है आपका शब्द। तीसरा है आपका वाक्य विचार। पहला है आपका वर्ण विचार, दूसरा है आपका शब्द विचार और तीसरा है आपका वाक्य विचार। यानी कि जो व्याकरण के अंग है, व्याकरण के जो भाग है, वो ये 3 है। सबसे पहले वर्ण विचार। अब आप क्लास 9th में आ गए हैं, देखिए, तो आपके लिए ये सब चीजें जो है आपको लगेगा कि ये मैम कितनी पुरानी चीजें पढ़ा रही है। तो ये चीजें जब आप पढ़ते हैं ना, ये 2nd 3rd में आप पढ़ते हैं, 1st 2nd 3rd में आप शुरुआत कर देते हैं। वहां पर आप सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण। ठीक है ना, वहां पर आप सबसे पहले वर्णों के बारे में जानते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। 1st क्लास में जब आप आते हैं तो सबसे पहले आपको वर्ण सिखाए जाते हैं, वर्ण माला सिखाई जाती है, और वर्ण माला से ही आपको शब्द यानी कि अक्षर ज्ञान आपको वहां से होता है। फिर आपको उनसे शब्द कैसे बनाए जाते हैं वो सिखाया जाता है। फिर आपको धीरे धीरे सेंटेंस यानी कि वाक्य कैसे बनाया जाता है वो सिखाया जाता है। ठीक है ना, तो हमने कहा वर्ण विचार, व्याकरण का पहला भाग वर्ण विचार। तो व्याकरण, पहले देखिए यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूज मत होइएगा, एक लाइन में समझिए कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम भाषा के शुद्ध रूप एवं उसके प्रयोग का ज्ञान करते हैं कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है और उसको कैसे प्रयोग करना है। उसके लिए हमें 3 चीजों के बारे में जानना जरूरी होता है, यानी कि व्याकरण को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं वर्ण विचार, यानी कि हम सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए, मैंने आपको भाषा के बारे में बताया कि वो विचारों के आदान प्रदान का साधन है, और जिसमें मैंने आपको मौखिक भाषा के बारे में बताया कि ये तो काफी प्राचीनतम भाषा है, यानी कि जब मनुष्य को अक्षर ज्ञान नहीं था तब की ये भाषा है। ठीक है ना, जब तब भी मनुष्य जो है अपने कुछ ध्वनियों द्वारा एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के विचारों को समझ जाता था। लेकिन जब मनुष्य ने लिखना पढ़ना सीखा होगा तो कुछ तो नियम बने होंगे, शुरुआत तो कहीं से हुई होगी। फिर हमने कहा कि जो उसने ध्वनियां निकाली, उन्हीं ध्वनियों को उसने लिखित रूप में यानी कि उसके कुछ चिन्ह निर्धारित किए और उनको लिखना शुरू किया, तो वो बन गई लिपि। ठीक है ना, अब उस लिपि में किस तरह से आप वर्ण पढ़ते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, तो जो सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसको वर्ण कहा जाता है। और उसके बाद जो है वर्ण जब आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, वर्णों का सार्थक मेल जब होता है तो उससे शब्द निर्माण होता है। शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित क्रम
ठीक है ना। वाक्य कहलाता है जब हम शब्दों को सार्थक एवं व्यवस्थित क्रम में स्थापित करते हैं तो वो वाक्य हो जाता है। यानी कि पूरी की पूरी व्याकरण आपकी इन 3 चीजों में समाई हुई है। सबसे पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक वर्ण विचार से, और उसके बाद तो इसमें काफी सारी चीजें पढ़ने के लिए है, और उसके बाद फिर शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार, और इन तीनों को पढ़ने के बाद हम अपने काव्य खंड की तरफ वापस लौटेंगे जो हमने अपने क्षितिज पाठ्य पुस्तिका में पढ़ना है। तो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है ये बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, यानी कि सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है कि भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं या पार्ट होते हैं। ये आप घर से एक बार पढ़कर आए। नेक्स्ट सेशन में आगे का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि व्याकरण जब पढ़ते हैं यानी कि जब अपनी खुद की भाषा के बारे में जानते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट हमें आता है। तो बाकी का सेशन हम कंटिन्यू, बाकी का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।